For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए, हम लोगों ने सबसे पहला हमला जिस चैप्टर पे किया था वो था हमारा फैक्ट्रीज एक्ट। हम किस सब्जेक्ट में हैं? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज में। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में हमने जिस पोर्शन को स्टार्ट किया ये हमारा जो है इंडस्ट्रियल लेबर लॉ वाला पोर्शन है। लेबर लॉ के बारे में हमने बात की थी कि लेबर लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे वर्क करने वाले लोग हैं उनको हम तरह तरह की फैसिलिटीज दे सके, उनको सही वेजेज मिले, टाइम पे वेजेज मिले, उनके लिए कुछ सेविंग भी हो, जब वो रिटायर हो जाए, जब वो काम करने लायक ना रहे तो भी उनके घर का चूल्हा चौका जो है वो जलता रहे, उनके घर के बच्चों को भी कुछ पढ़ाई को लेकर के या सीकनेस लेकर के किसी तरह की बीमारी में या किसी और तरह के केसेस में, होली, दीपावली, ईद, दशहरा, जो भी तरह के पर्व हो, वहां पे उनके लिए भी जो है वो कुछ ऐसा जो है वो अमाउंट रहे जिससे वो अपने त्योहारों को मना सके और इमरजेंसी के नीड को पूरा कर सके। तो बड़े सारे लेबर लॉज में से हमने जो है वो पहला हमला किस पे बोला? फैक्ट्रीज एक्ट पे बोला। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर जगह जब हम कुछ पढ़ने लगेंगे तो ये बीच में टांग अड़ाएगा फैक्ट्रीज एक्ट। मैंने बोला था ये चैप्टर आपका बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका कितना वेटेज है? अप्रॉक्स 40% वेटेज है, यानी कहीं ना कहीं प्लस माइनस इन करके आउट होकर के डायरेक्टली इनडायरेक्ट, एक तो डायरेक्टली ही है, ऊपर से बाकी चैप्टर्स में इसका इनडायरेक्ट वेटेज इस तरह से है कि आपके 40% एरिया को क्या करेगा? कवर करेगा लेबर लॉ वाले पोर्शन में। हमने इसको पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि फैक्ट्रीज कहते किसको है, और हमने वहां पे देखा था कि फैक्ट्री का मतलब है कि वहां पे कौन सा एक्टिविटी का होना जरूरी है? वहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो प्रीमाइसेस के किसी भी हिस्से में, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो एक जगह हो रहा हो, चाहे वो 10 जगह हो रहा हो। अगर आपका टोटल प्रोसेस 10 प्लेसेस पे हो रहा है तो वो 10 के 10 माने जाएंगे आपके प्रोसेस है, 10 के 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर उनमें से किसी भी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो वो जो है वो अगले चेक के दायरे में जाएगा, और हम जितने भी जगह पे जितने भी लोग काम करें सबको ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या किसी भी एक प्लेस में कितने, किसी भी एक प्लेस में आपके जो है पावर का इस्तेमाल हो रहा है? जवाब आया हां। तो टोटल लेबर मिलाकर के कितने होने चाहिए? अगर एटलीस्ट 10 हो गया, पिछले 12 महीने में से एक भी दिन, एक भी पल के लिए, लेकिन इंप्लॉयमेंट कैसा हो, यही सब कुछ चेक पॉइंट है, रेगुलर हो, तो हम उसे फैक्ट्री कह देंगे। अदरवाइज अगर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, किस एक्टिविटी के लिए? मैन्युफैक्चरिंग या लाइटिंग? मैन्युफैक्चरिंग। तो कितने वहां होने चाहिए? एटलीस्ट जो है वो 20 होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कहेंगे, और वहां पे सारे के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे फैक्ट्रीज एक्ट के। फिर हमने कहा कि किन किन जगहों पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, और उन जगहों पे क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ? क्योंकि इससे बेहतर प्रोटेक्शन हम उस एक्ट के जरिए दे रहे हैं। भाई प्रोटेक्शन देना पर्पस है ना, हम इससे ज्यादा क्विक, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या एक ही जगह पे 4 लॉ को लगाना जरूरी है? भाई नियत और इंटेंशन है जो वर्कर हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको सारे बेनिफिट मिले और एक अच्छे ह्यूमन कंडीशन में वो क्या करें? काम करें। अगर ऐसा हमारा इरादा है तो उसके लिए हम इधर अगर दे रहे हैं तो कहीं और यहां फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमने यहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्ड को देखा था, और हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग में हमने सारे चीजों को क्या कर लिया? सारे चीजों को जो है वो कवर कर लिया। जो भी हमारे ऑनलाइन के बच्चे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून। सारे बच्चे एक बार मुझे जो है वो जय माता दी तो बोल दीजिए, या हाय हेलो जो भी बोलना है, पता चले कि आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, ताकि आप पे भी हमला कर सकूं क्वेश्चंस का। तो एक बार जो है वो कंफर्मेशन दें। चलिए, और कुछ पूछना रहे तो पूछते रहे। तो जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट को क्या कर लिया? एक साथ कवर कर लिया। अब इससे ये फायदा हुआ कि मैक्सिमम जगह किस दायरे में आ जाएगा? फैक्ट्री, और मैक्सिमम वर्कर हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन को क्या कर पाएंगे? अवेल कर पाएंगे, हम उन्हें फैसिलिटेट कर पाएंगे। हमने प्रीमाइसेस और प्रीसिंक्ट्स के बारे में देखा था, क्लोज्ड या ओपन। प्रीमाइसेस के भीतर प्रीसिंक्ट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रीसिंक्ट्स अलग में है तो भी ऐड होगा, अगर प्रीमाइसेस के भीतर है तो जो एरिया जो है वो क्लोज है वो भी, वहां के भी लेबर को ऐड करेंगे, और जो एरिया हमारा क्लोज नहीं है
उसके भी लेबर को हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखे थे जहां पे हमने देखा था कि अगर साल्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है कहीं पे हो रहा है, फैक्ट्री है, उसके कुछ वर्कर जो है सीशोर पे जो है वो क्रिस्टल्स को जो है वो क्लियर करते हैं, सफाई करते हैं, और उसके बाद वो प्रोसेस होकर के कहां आता है, उसके बाद वो प्रोसेस होकर के आता है आपके जो है वो क्लोज फैक्ट्री प्रेमाइसेस में। कहा गया चाहे कहीं भी वर्क करे वो किस दायरे में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगा और वो फैक्ट्री के दायरे में आएगा। हमने देखा था कि टोबैको का जहां पे लीव्स का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि उसके बाद ही जो है वो टोबैको बनेगा, उन वर्कर्स को लीजिएगा या नहीं। एक और जो बेसिकली केस रहता था, मैं आपको ऐसे डिस्कस करूं, बीड़ी सुने होंगे, पुष्पा, वो साई, तो वो वाला जो बीड़ी वगैरह जो पीते, आजकल लेटेस्ट मूवी में पी रहा है, इसीलिए मैंने बोला, नहीं बताया था, मेरी बिटिया जो ऐसे चलने लगी, तो वो जो है वो पुष्पा वाला, अगर वो बीड़ी पी रहे हैं तो ये बीड़ी जो बनते हैं उसमें पहले पत्ते काटे जाते हैं और उसमें टोबैको बना जाता है। टोबैको जो होता है वो भी लीफ से बनता है और उसके ऊपर जो कवर लगाया जाता है वो भी पत्ता होता है। आपके ये सर बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटेंशन क्लियर कर दिया, चाय कॉफी भी नहीं पीता हूं, ये तो दूर की बात है, लेकिन जब आप ऑडिट पे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो पत्ते का है या क्या, और आपको सारा अकाउंट बना के देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इस जगह हो रहा है, ये इस जगह हो रहा है। तो वो जो दो तरह के लीफ होंगे, एक जिससे कट करते हैं और ऐसे करके कट करके इस शेप का लगभग वो रहेगा, लगभग मान के चलिए आप इतना बड़ा ऐसे, और इस पे क्या करेगा, यहां पे जो है वो पत्ते के जो बुरादे बुरादे होंगे उसको यहां पे डाल देगा और उसके बाद इसे जो है वो ऐसे फोल्ड करना शुरू करेगा और यहां पे जो है एक नुकीला सा वो पहना हुआ रहता है। कभी वीडियो में बना के लाया तो दिखाऊंगा, हालांकि उन एरिया में मोबाइल अलाउ नहीं रहता जब आप ऑडिट पे जाते। ऐसे फिंगर में ना, जैसे ड्रैकुला का नहीं, या जैसे कुछ गर्ल्स जो है वो बड़े बड़े नाखून रखते हैं, तो उनका तो नाखून ऐसे, तो उनके एकदम पॉइंट से रहेंगे नेल्स बने हुए, और ये नेल्स जो होता है वो एल्युमिनियम जैसे चीज का रहता है, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे रहेगा और इसको जो है वो अपने इस फिंगर में, लेडीज फिंगर में पहन कर, क्योंकि सबसे छोटा होता है, ऐसे ऐसे करके इधर से मोड़ेंगे, टक 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 टक, उसको बंद कर दिया, क्योंकि आगे से निकल जाएगा ना टोबैको, पीछे साइड से तो मोरा शामी बनना है, तो उधर से तो नहीं, इधर वाला बंद कर देंगे और उसके बाद ऐसे ऐसे करके धागा करते हैं और ऐसे लपेट देते हैं, फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे, फिर ऐसे ही सब लोग उसको जमा कर लेंगे 10 को, फिर उसे एक धागे से लपेट देंगे, फिर अगला बंदा उसे फेंक देगा, फिर उसके बाद जो है वो जाएगा आप कहीं और वहां पे प्रिंटिंग होगी, पताका 502 बीड़ी, चैनी खैनी, चैन से मजा लो, जो भी रहेगा वो रैपर वगैरह होंगे और तब वो बिकने के लिए आएगा। तो ये जो पत्ते की कटिंग करने वाले हैं वो भी आएगा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, और टोबैको के लिए जो स्मॉल पार्ट के जो है वो करते हैं वो भी किस कैटेगरी में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। और जहां पे वो बीड़ी का काम हो रहा है वो भी किस दायरे में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। आप जो है वो कहीं पे लकड़ी कट करते हैं वो भी किस दायरे में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आएगा। चलिए, इसके बाद हमने एक केस देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था और हमने बात भी की थी कि पहले जब ये केस आया था तो क्या था, उस समय हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ट्रांसमिशन या जनरेशन या क्या करना, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से किसी भी चीज को जो है वो शामिल नहीं किया था, तीनों में से कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं था मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद हमने उसे क्या कर दिया, शामिल कर दिया। और मैंने आपको कहा था कि एकदम ध्यान रखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए केस लॉ का, और दिया भी था होमवर्क के लिए, करेंगे बात उस पर, ताकि आप उसको लिख सके, और कैसे लिखेंगे वो भी हम बात करेंगे। चलिए, तो हमने यहां तक का सफर पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, यहां से अब आगे बढ़ते, जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द, पक्का? हाय विराट, बाकी लोग बताइए। हाँ जी विराट, चौके छक्के लगा रहे हैं, खेल में नहीं यहां पे लगाना है। ऑनलाइन बच्चे कोई दिक्कत, इजाजत है, बढ़ा जाए आगे। चलिए, मैं आपके चुप रहने को हाँ समझ लेता हूं, जो अपने बेनिफिट में वही समझना चाहिए। पक्का है, बढ़े आगे। चलिए, अब जो केस है, ये केस मैं आपको दे रहा हूं, इसमें इन्होंने क्या कहा वो देखिए, कि अगर कोई भी वर्ड हम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, मैन्युफैक्चर, तो कहा कि सम काइंड ऑफ क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। और ये बहुत अच्छी बात है। आप कहिएगा सर क्या अच्छी बात आपको इसमें दिखी? अच्छी बात ये दिखी कि अल्टीमेटली हमें तय करना है पहले कि ये मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, जब ये पता चलेगा तो ही हमें क्या पता चलेगा, फैक्ट्री है या नहीं, तभी हम देख पाएंगे कि उस पे जो है हम चीजों को लगाए या इंप्लीमेंट करें या ना करें। यही सिचुएशन है ना बेसिकली।
अगर ये सिचुएशन है तो यहां पे देखिए कहा गया कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बस इतना ही होता है, इफ एनीथिंग हैज बीन इंसर्टेड एंड देन दैट सब्सटेंस हैज बीन यूज्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बिजली, अब इससे आप समझिए बिजली एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहीं पे भी जो है वो ना खत्म हुआ ना कुछ ने कुछ बनाया, वायर में जो है वो आपने प्लग लगाया और यहां से वहां पे जाकर के आपने कोई इक्विपमेंट कनेक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो आपका ट्रांसफॉर्म हुआ, वहां तक पहुंच गया। अब सोचिए इतना इन्होंने जो है वो कितना वाइड जो है वो चीज कह दिया। इसका मतलब इन्होंने कहा कि भाई चाहे आप अल्टर कर रहे हो, मेकिंग कर रहे हो, कुछ भी और कह रहे हो, कर रहे हो, अगर वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड भी है तो वो क्या है, सफिशियंट है मैन्युफैक्चरिंग को क्या करने के लिए। तो हम इससे क्या समझे, वाइड है। अगर कहीं भी कोई एक्टिविटी पैकिंग से लेकर के, जो मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, बस पूरे के पूरे जो है वो बीड़ी बन रहे हैं और बीड़ी के सारे टुकड़े टुकड़े आ रहे हैं और वो एक साथ 10 को लपेट करके धागे से ऐसे कर दे रहे हैं। अब बताइए कोई तो एक्टिविटी नहीं हुआ मैन्युफैक्चरिंग का अगर वैसे देखे तो। इन्होंने बोला दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज समथिंग अराइव्ड एट सम प्लेस एंड देन इट हैज बीन डिस्पैच्ड टू अनदर प्लेस। कुछ वहां पे आया और वहां से कुछ गया। अब ये कहां गया, पैकिंग के लिए, जहां ऊपर से वो पताका 502 बीड़ी और चैनी खैनी, चैन से मजा लो लगेगा, वो वाला जहां लपेटा जाएगा। चलिए अब एक जो चीज है उसमें मैं बैक हो जाता हूं और आपको सोचने देता हूं। हम सारे लोगों को जो भी दूध प्रोड्यूस करते हैं वहां घी भी बनता है। हमने विलेजर्स को और बाकी लोगों को कहा या जिनको भी कहा कि आप अगर दूध से घी निकाल करके हमारे पास लाएंगे तो आप हमारे पास ला करके दीजिए, हम आपसे खरीद लेंगे। आप कहिएगा सर वो डायरेक्टली बाजार में क्यों नहीं बेच देंगे। आपको नहीं लगता किसी चीज को बेचना बनाने से ज्यादा मुश्किल है, हाँ या ना। आज की डेट में सबसे बड़ा चीज जो चल रहा है वो हर जगह मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर को लोग यूज करते हैं। वो जो आप इतने सारे जो देखते हैं लोग शॉर्ट्स बना बना करके जो पागल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट का क्या है, पार्ट है। अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन कोई और जो कुछ बना नहीं रहा है, सिर्फ शॉर्ट्स बना रहा है, ना वो टीचर है, ना वो कोई मैन्युफैक्चरर, ना कुछ और है, तो वो क्या है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसर। क्यों इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, क्योंकि अगर वो किसी चीज को, मान लीजिए कोई एक बुक है, मैंने आकर के बोला आपको कि ये बुक इस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छा है, मुझे बताइए यहां पे मैं इन्फ्लुएंसर का काम किया या नहीं। आप जो है वो जाकर के किसी को कहते हैं, आप कर पाएंगे इन्फ्लुएंसर का काम? इसीलिए नहीं क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं। कल को आप भी अगर टीचर होंगे और अगर आप कहेंगे तो वो क्या होगा, वो जो है वो इन्फ्लुएंसर के दायरे में आएगा। अब जो है वो कहीं भी आप भी जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि जो है उनको क्या करना है, इन्फ्लुएंसर के दायरे में वो कब आएगा, उनको बस कह दीजिए इन्फ्लुएंसर के वो क्या हो जाएंगे, दायरे में जो है वो आ जाएंगे। तो इन्फ्लुएंसर के दायरे में आने का मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन जो क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। इसीलिए वो देखते हैं दुनिया भर का, ओए मौज कर दी, ओए तूने मौज कर दी वाला जो चीज सुनते रहते हैं, वो इसीलिए मौज में लगे रहते हैं कि उससे क्या होगा। आप और हमारे जैसे लोग या जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे उनके सब्सक्राइबर बड़े सारे हैं, उनको देखने वाले बहुत सारे हैं। अगर वो उस बीच में कोई आएगा तो कितना प्रचार होगा। जैसे मैं एक आपको बात करूं, पता नहीं आप देखे होंगे नहीं, मैं अपने बिटिया के कारण ये सब देखा हूं, आयु पीहू सुने हैं। अब ये ना समझे कि मैं उनके लिए इन्फ्लुएंसर हूं। आयु पीहू जो है वो बच्चे का जो है वो एक आयु बच्चा है, बेटा है, और पीहू उसकी बहन हुई। मेरी भी बिटिया का घर का नाम वैसे पीहू, तो इसलिए और भी वो देख लेती है। तो आयु पीहू, उसमें जो है उनके माँ पापा सब मिलकर के सिर्फ वीडियो ही बनाते रहते हैं, कभी यहाँ का कभी, और उसमें जो है वो ऐड किस किस का आएगा आपको पता है, बैजूस का। बैजूस का, कैन यू रिमेंबर, कैन यू बिलीव कि बैजूस का एड वहां पे आ रहा है। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होते हैं, हाउ टू मेक योर चाइल्ड वेरी कॉन्फिडेंट, ये सब तरह का जितना चीज होता है, सब जितने तरह के आपके जो है वो ये डिज्नीलैंड जैसा ये सब जो होता है, वाटर पार्क वगैरह, उन सब के सारे जगह वहां पे ऐड। अगर कहीं कोई बच्चों के लिए कोई भी कुछ अगर चीज लगा है, फन फेयर या कुछ लगा है, सबका वहां ऐड आ रहा है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर मिलियंस, मिलियन नहीं मिलियंस में है। तो ये बेसिकली है एडवर्टीजमेंट का। अब घी बनाया तो सबने घर में बनाया, किसानों ने भी बनाया, लेकिन क्या बेच पाना उतना आसान है? एक तो ट्रस्ट और दूसरा लोगों तक पहुंचना। तो मैंने कहा कि आप आइए, सब लोग यहां रखते जाइए, मैं डायरेक्टली खरीद लेता हूं। ऑब्वियसली बात है, फिर मैं भी मार्जिन रख के तो बेचूंगा।
मैंने उनसे खरीद लिया सब लोगों से, फिर मैंने उसको जो है वो पैकिंग वगैरह किया, जब लोगों के आ गए और फिर मैंने बेचा। क्या मैंने घी बनाया? मेरा पोजीशन बताइए, मैं मैन्युफैक्चरर के दायरे में आऊंगा? सोच लीजिए, मुझे सबका जवाब एक चाहिए। आपने नो में हिलाया मुंडी लाल, क्यों? फिर सोच लीजिए, घी मैंने जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया, सबसे लिया और उसको क्या कर रहा हूं मैं? वर्ड दीजिए ना कुछ, मैं क्या कर रहा हूं? उनको कम से कम प्रोसेसिंग करके पैक तो कर रहा हूं। सबका मिलाया, कुछ उसमें कुछ तो डालूंगा, पेस्टिसाइड नहीं, कम से कम ऐसा चीज तो डालूंगा जिससे क्या रहे, प्रिजर्वेटिव तो ऐड करना पड़ेगा ताकि ज्यादा दिन चले, क्योंकि मुझे तो उसमें लिखना है कब तक एक्सपायर होगा। जब लोगों ने अपने केन में या अपने किसी और जो है वो पॉट में मुझे वो चीज दिया, तो क्या उसने मैन्युफैक्चरिंग और ये लिख के दिया? मैं वो तो ताजा ताजा बनाए ला करके दे दिया। लेकिन मुझे जब ये सप्लाई करना, चाहे मैं फ्लिपकार्ट के जरिए करूं, चाहे वो अमेजॉन के जरिए करूं, चाहे और किसी भी तरीके से करूं, तो वैसे केस में मुझे क्या करना होगा? भाई उसमें कुछ ना कुछ तो प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ेगा। तो मैंने जो प्रोसेसिंग ही तो किया, और प्रोसेसिंग करके बस उसकी क्या कर दी। अब अगर आप हां या ना कुछ भी बोलते हैं, तो उससे पहले क्या आपको इसको नहीं देख लेना चाहिए? यहां पे बताइए मैं किस दायरे में आ रहा हूं? पैकेजिंग आ गया। ऑयलिंग तो एक प्रोसेस होता है जिसमें गाड़ी वगैरह की ऑयलिंग होती है। आप देखिए ना यहां पे, ये देखिए, एक तो यहां ही दिख गया, और नहीं भी कुछ आएगा तो अंत में जो है वो प्रोसेसिंग में तो हम डाल ही देंगे और ट्रांसफॉर्मेशन में डाल देंगे। अगर नहीं हुआ तो भी आप देखिए, यहां पे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल गया? पैकिंग। बताइए इस केस में तो क्या जजमेंट सही दिया गया? श्री लक्ष्मीदास प्रेम जी, घी मर्चेंट वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, गुंटूर। ये जगह का नाम है, एमपी में एक प्लेस है गुंटूर। गुंटूर का बहुत पुराना, पहले एक सीरियल भी आता था, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा, वो बहुत पुरानी बात है, जब DD1 चलता था उस समय की बात है। तो मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूं तो मुझे याद है। तो वेयर घी ब्रॉट फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स वो सैंपल्ड केमिकली, एनालाइज एंड पैक्ड इन टीन फॉर transportation to head office of the concern for sale in the market. The court held that manufacturing process was going in premises. अब देखिए ये थोड़ा और जो है वो डेप्थ में है। वो क्या है? मैंने यहां से जो है वो तैयार कर लिया, और तैयार करके जो है मैं डायरेक्टली यहां से बेच भी नहीं रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसे फिर हेड ऑफिस भेज रहा हूं, वहां से मार्केटिंग वाले इसको बेचेंगे। बताइए ये जगह फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, जबरदस्त कहलाएगा। ये जगह फैक्ट्री नहीं कहलाएगा तो यहां जो लोग हैं उनको फैक्ट्री एक्ट का कोई बेनिफिट मिलेगा? क्लियर है ये केस? देखिए केस लॉ आपकी बहुत मदद करता है चीजों को क्या करने में, समझने में। इसीलिए थोड़ा ढंग का केस लॉ ढूंढना पड़ता है, जिससे अगर वैरायटी ऑफ चीज है तो हम उसको क्या कर सके, टेकल कर सके। और आपको पता है साफ साफ लिखा हुआ है, जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे, केस बेस्ड 20% ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो बताइए वो हम कैसे टेकल कर पाएंगे? और जब डिस्क्रिप्टिव में केस रहेगा तो कब टेकल कर पाएंगे? जब हमें केस के बारे में थोड़ा क्या रहेगा, नॉलेज रहेगा। तो जो हमारा केस है, लिखने का तरीका, प्रोविजन, फिर जो उस क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, फिर अगर हमारे पास केस का नाम है तो, और लास्ट में क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। यही हमारा तरीका रहेगा। चलिए अगला केस है कि अगर हम जो है वो वुड जो है उसको कट करके क्या बना रहे हैं, तो क्या ये हमारा कवर होगा? क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी इसको मैन्युफैक्चर प्रोविजन में यही बताएंगे, दिस कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग। और तब यहां पे अगर केस लॉ याद रहे, भारतीय उद्योग वर्सेस रीजनल डायरेक्टर, ईएसआई भी आपको पढ़ाऊंगा, एम्प्लॉय स्टेट इनकॉर्पोरेशन। तो ये जो है वो आपको पढ़ाऊंगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पढ़ाऊंगा आपको, बेसिकली ईएसआई एक्ट। ये पीएफ के तरह ही होता है, बताऊंगा क्या उसमें खासियत होती है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ, उनके बीच ये केस हुआ था। जजमेंट क्या आया कि अगर आप लकड़ी के टुकड़े से क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसे किस एक्टिविटी में शामिल करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में शामिल करेंगे। इसका मतलब फैक्ट्री एक्ट के सारे उस पर क्या लगेंगे, प्रोविजन लगेंगे। ठीक है, यहां पे अब मुझे बताइए, थोड़ा बैक कर देते, थोड़ा आपसे पूछ के देखते हैं। कुछ ऐसे भी चीज हैं जो आपके सीजनल जहां पे काम होता है। एक दो एग्जाम्पल मुझे दीजिए जहां सीजनल वर्क होता होगा। शुगर केन एक हो गया, चीनी मिल।
अच्छा, सीजनल वर्क वहां क्यों होता है? चीनी आप किसी एक ही सीजन में खाते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि वो फसल है, वो जो है वो कल्टीवेट होता है, वो प्रोड्यूस नहीं होता है, कहीं कल्टीवेट होता है, उसको हम बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड और कल्टीवेट होता है, नहीं है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती इसकी, तो सीजन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जब शुगर केन गन्ने की खेती होगी उसके बाद ही ना चीनी मिल चलेगा। यही वजह है कि चीनी मिल, शुगर फैक्ट्री जो है उसके साल में कितने दिन? 6 महीने ही चलते हैं, क्योंकि जितने दिन आया उसके बाद उसके प्रोसेस हो गए, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो बंद हो गया, मतलब फैक्ट्री बंद रहा। ऐसे ही और एक आध एग्जांपल बोलिए तो। फूड स्टोरेज तो सालों भर चलता रहेगा, वो तो आपका जो उसमें दाल जैसे बोले, मतलब जो फसल से ही रिलेटेड है, उसमें एक बहुत पॉपुलर चीज है चावल, व्हीट, और जब आप देखेंगे सनफ्लावर वगैरह जो ऑयल बनता है, जो बीज से बनता है, अगर जानते हो सूर्यमुखी का ये होता है सनफ्लावर, बहुत सारे और भी ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, आपके जो है वो बहुत सारे दाल वगैरह है, डिफरेंट तरह के सीरियल्स हैं, ये जो है वो बेसिकली एक सीजन में होता है। तो जब सीजन में होता है तो उसी सीजन में वो चीज आया, और उन चीजों को कोल्ड स्टोरेज में रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे अगर आटा वगैरह है, तो आटा बनना है तो किससे बनेगा? गेहूं से। तो जिस सीजन में गेहूं ज्यादा कल्टीवेट होता है उस सीजन में फ्लावर मिल्स क्या होते हैं? ज्यादा फ्लावर मिल्स चल रहे होते हैं। कुछ फ्लावर मिल्स तो सालों भर चलते हैं, जिनका भाई जैसे आशीर्वाद आटा आईटीसी का प्रोडक्ट है, सुने होंगे। ये भी इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन का है, जो टोबैको बनाती है, विल्स नाम से सिगरेट बनाती है। और आपको पता है आईटीसी बुक आपके लिए कॉपी भी बनाती है, क्लासमेट के नाम से। इतने सारे इनके विंग है। हाँ, आईटीसी होटल है, ग्रुप ऑफ होटल भी है, आईटीसी ग्रुप के होटल है, 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं आईटीसी के। तो होटल हैं आपके जो है वो फूड ग्रेन्स बना रही है, कॉफी बना रही है, झूम बराबर झूम भी बनाती है, और इसके बाद जूस वगैरह भी है, बिस्किट वगैरह, सब कुछ फूड में दुनिया भर की चीजों को बना रही है। तो अब कह रहे कि अगर यहां पे अगर हम बात करें कि शुगर फैक्ट्री वगैरह की, तो वो फैक्ट्री के दायरे में आएगा? सीजनल है तो जजमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या कहा उन्होंने? सीजनल फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज कैरिंग इंटरमीडिएट का मतलब रुक रुक करके जो काम हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डू नॉट सीज टू बी फैक्ट्रीज विद द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। लिखने का बस तरीका हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो भी किस दायरे में आएंगे? वो भी बेसिकली आपके जो है वो किस दायरे में आएंगे? फैक्ट्रीज के दायरे में, चाहे वहां पे लगातार काम हो रहा हो या रुक करके काम हो रहा हो। अगर 12 महीने हमने बोला है, आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर कैसे उसके ऊपर रूल, ऐसे तो नहीं है कि कहीं भी इंपोज कर देंगे। हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है याद कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो, पावर या पावर का इस्तेमाल ना हो रहा हो, दोनों में से जो भी सिचुएशन होगा, हो रहा हो तो 10, नहीं हो रहा हो तो 20। लेकिन हम ये स्टेटस जब देखते हैं तो कितने दिन बैक होते हैं? 12 मंथ्स। तो आप सोचिए जब हम 12 मंथ्स, और लॉ में जहां 12 मंथ है प्लीज 1 ईयर नहीं लिखेंगे और ना ही डेट लिखेंगे। 12 मंथ लिखा है तो 12 मंथ, 365 डेज लिखा है तो 1 ईयर लिखा है तो 1 ईयर, 1 वीक लिखा है तो 1 वीक 7 डेज नहीं लिखेंगे। अगर मार्क्स चाहिए तो बोले सर मेरी मर्जी, एक ही बात तो हुआ, मैं लिखूंगा या लिखूंगी, तो फिर मैं ही बोलूंगा जा मर। तो हमें जो है वो ध्यान रखना है, जहां जो है क्या करेंगे हम समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि भाई 7 दिन हो गया इसका मतलब। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको कितने दिन तक बैक होना है, तो 12 मंथ्स में तो सारा कवर हो ही जाएगा। और कहेंगे सर 12 मंथ्स में भी नहीं हो रहा है, तो भाई जब काम ही नहीं हो रहा है तो वो ना फैक्ट्री है ना चिमनी है, वो कुछ भी नहीं है। जब वहां काम ही नहीं हो रहा है तो हम प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करेंगे? क्लियर है? अब यहां से हम आएंगे कि जितने भी फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन होंगे, कौन बेसिकली उसको क्या करे, उसको कौन फुलफिल करे, किसके ऊपर जिम्मेदारी दे। अब जैसे मान लीजिए एक बात मैं कहता हूं, ओवरऑल इस पूरे के पूरे जो है इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी एक अल्टीमेट किसी पर्सन पे अगर जाना चाहिए। देखिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हुआ, मैं भी यहां पढ़ा रहा हूं और भी पढ़ा रहे, आपके टेक्निकल पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल हुए, मैम भी रिस्पॉन्सिबल हुए, बड़े सारे लोग हुए, नहीं हुए? लेकिन अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन होगा विथ 1 पर्सन विथ हेड, किसी भी तरह से, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी हो चाहे कोई हो, तो अल्टीमेटली कोई एक पर्सन पे पहुंचना पड़ेगा। और चूंकि ये कंपनी के फॉर्म में है तो वो एक पर्सन नहीं होकर के उसका नाम क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज जो है पार्टनरशिप फर्म होता तो क्या होता? या जो काम कर रहे होते उनसे
पार्टनर्स, पार्टनर बोले या पार्टनर्स बोले? पार्टनर्स, ठीक है। अगर ये सोल प्रोप्राइटर होता और तब भी उसके भीतर 50 लोग काम कर रहे होते तो दैट सोल प्रोप्राइटर जो कंट्रोल कर रहा है चीजों को, जिसको ओनर कहिए जो भी कहिए, तो वो दैट सोल प्रोप्राइटर जो उसके कंट्रोल में सारा कुछ है। तो यही बेसिकली यहां भी बोला गया। क्या गलत बोला गया? अरे बहुत सारे लोग हैं, सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर को पहले तो जो है रामदीन हरिया, राम खिलावन, फिर उनके जो है वो एक सीनियर, फिर उनको देखने के लिए सुपरवाइजर, फिर जो है वो अलग पर्सन, फिर मैनेजर, प्रोडक्शन इंचार्ज हो गया, फिर हाउसकीपिंग मैनेजर, बड़े सारे लोग होते हैं। लेकिन कहा गया कि अगर ये किस फॉर्म में है, अगर ये आपका जो है वो है इंडिविजुअल के फॉर्म में, तो वो पर्सन जिसके कंट्रोल में सारा कुछ, और वो पर्सन वो इंडिविजुअल हो गया। अगर यही जो है वो किस फॉर्म में है? फर्म, यानी जिसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, तो इसमें से कौन से पार्टनर? सारे पार्टनर। लेकिन यही चीज अगर आपका किस फॉर्म में है? कंपनी के फॉर्म में है। तो देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, देखिए बार बार ये वर्ड क्या लिख दिया गया है। और इस पे बड़े शानदार शानदार डिसाइडेड केस हैं, क्योंकि इसमें आपके केस आए भी हुए हैं कि कौन से लोग इसमें हो गए रिस्पॉन्सिबल। क्या कहीं पे कोई इंप्लॉय वर्ड जिक्र कर रहे हैं, चाहे कितने भी हाई पोजीशन पे क्यों ना हो, इसीलिए यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया? ओनली। अब देखिएगा जब केस लॉ दूंगा तो यही बात आपको लिखना रहेगा कि वहां पे वर्ड क्या यूज है? ओनली। ओनली डायरेक्टर। ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड, जितने भी फैसिलिटीज हैं, फैक्ट्री एक्ट के जितने भी फैसिलिटीज हैं, सब प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किनके ऊपर? ऑक्यूपायर के ऊपर। अब इस ऑक्यूपायर को लेकर के जो थोड़ा बहुत ट्विस्ट और केस लॉ है, ये अब हम क्या करेंगे, इसको जो है पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए क्या आपका आंसर है? इस बार तो रीड करना पड़ेगा पीछे से एक बार लाउडली। ठीक है, मैं बस इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ करके गया कि जहां तक विजन जाएगा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बढ़िया। विराट आपको ये बोलेंगे सर मैं कैसे करूं, ये भी तो दिक्कत है। कोई इशू नहीं, चलिए आपको इस समय जो है राहत मिल गई, ये फायदा हो गया ऑनलाइन आपके रहने का। आप बताइए। ठीक है, बढ़िया। अब मैं उन पे हमला करता हूं जो सबसे ज्यादा भगवान से मना रहे हैं कि हे भगवान मुझसे ना सर पूछे, मुझसे ना पीछे। पिंक हमारे जो हैं वो मन्नत चेक मांग चुके हैं, आपको पता है, और वो गलती से साइकोलॉजिस्ट से ही भिड़ गए हैं। मैंने बोला कि वो मैं बाहर छोड़ के आता हूं, लेकिन एक नहीं होता है भीतर से कोई नहीं आ जाता है। तो उन्होंने, आपको पता है कितनी मन्नत मांग ली है इसके लिए। अब मैं इस पे आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं, सुनेंगे? मेरी दुख भरी कहानी है। दुखी होके सुनेंगे, सही में सुनने का मन है? सही में सुनेंगे। छोटे में मैं आपको बताया था कि मैं अपने बाबा दादी के पास साल में एक बार जरूर जाता था। बाबा दादी नाना नानी सबके पास, तो उसमें बाबा दादी के पास थोड़े ज्यादा दिन रुकता था एज यूजुअल। आपको पता है नाना नानी के पास पापा थोड़े क्या भेजेंगे, कम, क्योंकि मेरा जो है वो शुरू का अपब्रिंगिंग ही नाना नानी के पास हुआ है। मैं बहुत बिगड़ गया था, इसीलिए बहुत बिगड़ गया था। ऐसा जिद्दी बच्चा, सोचिए, जो बोलता था मैं खाना तब खाऊंगा जब आप इस गाय को, इस बकरी को खाना खिलाओगे, वही खाना, गाय बकरी को वही खाना। और कपड़े पहनो अच्छे वाले तो नहीं, पहले इस बकरी को पहनाओ। बकरी समझते हैं, छोटे छोटे मेमने, तो गांव में था उस समय नानी के पास, तो वहां थे, तो इनको भी पहनाओ। इस तरह का जिद्दी, सारी जिद पापा ने उतार दी। अब पहुंचा बाबा दादी के पास, तो रूरल एरिया में आप देखते होंगे बड़ा मकान होता है, भीत में ही जो है वो आंगन में ही अमरूद से लेकर के आम से लेकर के कटहल सबके पेड़ होते हैं। तो दादी वगैरह ही जब ज्यादा तंग करने लगता था और सोना होता था, सो नहीं रहा हूं, तो कहानी सुनाते थे, और कहानियों में भूत आता ही था। और उसमें जो है वो सुनते सुनते फिर हम लोग डर के क्या हो जाते थे, शोर मचाने के बजाय सो जाते थे। अब रात में जो है वो उठा और इमरजेंसी लगी, अब जाना है वॉशरूम। लेकिन यकीन मानिए उसी समय कम वक्त सारे जो है वो चीज याद आने शुरू होंगे। जो जो भूत की कहानी है ना, आप अकेले में चलेंगे, वीरान सा रहेगा। जितनी कहानी सुने, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, और जितने सुने हुए ना सब याद आने शुरू हो जाएंगे। और सुनिए,
जैसे ही थोड़ा हिम्मत करके उठता ही था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसका जो भी मंत्र आ जाए, बस शुरू किया। और उसके बाद जो है वो आंख खोला। पहले आंख तो खोलने में भी दर्द लग रहा है, आंख खोला, अब इधर उधर। अब जो है वो करूं तो क्या करूं? अगर रूरल गांव में हूं तो दादी को उठा लेता था, दादी के पास ही सोता था। ऐसे जब वापस अपने शहर में आ गया तब क्या दिक्कत होता, वो कहानियों के साथ तो वापस अपने शहर आ गया। मम्मा को उठाने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि दिन भर थकने के बाद जो देखते थे तो इच्छा नहीं होती थी कि मम्मा को उठाऊं, सोने देते, फिर सुबह से बहुत सवेरे उन्हें जगना रहेगा। पापा को उठाऊंगा तो मैं उठ जाऊंगा, समझ रहे हैं आप? इस काम के लिए कि मुझे वॉशरूम जाना, आप उठ के मेरे साथ क्या करें? चले, तो आपको पता है वो मेरा लास्ट वॉशरूम होगा, उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, ऊपर ही पता नहीं, ऊपर में होता होगा नहीं होता होगा, आई हैव नो आइडिया, आपको हो तो अलग बात है। अब जो है वो किसी किसी तरह से उठा और हर दिन हर भगवान को बोलता था, हे भगवान जी, अगर आज मैं सुरक्षित वॉशरूम से अपने बेड तक आ गया तो आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसे करके जो है वो हनुमान जी से लेकर के राम जी से लेकर के सब मांग लिया। अब आप सोचिए बच्चे को भगवान कितना याद रहेगा। फिर भी मुझे सारे भगवान याद, क्यों? सिर्फ मांगने के लिए हर भगवान से एक एक दिन मांगता था। होते 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 आप यकीन मानेंगे, भगवान का लिस्ट ऐसे एग्जॉस्ट होने लगा कि मैं भरत शत्रुघ्न पे भी आ गया, जबकि पूजा पाठ में उनका बहुत बाद में है। लक्ष्मण तक फिर भी चल जाता है, नहीं, लेकिन भरत शत्रुघ्न, और होते होते तो मैं राम जी के 4 भाई थे, उसमें से भरत, देखिए आप वो नहीं, लेकिन राम लक्ष्मण तो जान रहे। तो ऐसे, इसीलिए मैंने बोला कि उन भगवान तक भी मैं क्या किया, आ गया। और बुरा हालत आया तो आप यकीन मानेंगे, मैं जो है वो केकई, कौशल्या, सुमित्रा सब पे आ गया था। मतलब जो उनकी मां तक थी उनको भी नहीं छोड़ा। अब अंत में सब खत्म हो गया मेरे पास, सारे नाम खत्म। तब एक दिन मैंने सोचा अब क्या करूं। अंतिम भगवान बचे थे गणेश जी। मैंने कहा कि ना, और मैं कमिटमेंट पूरा करता था, अगर एक बार उस भगवान से मांग लिया तो फिर नहीं मांगता था। इसीलिए मेरे पास कोई भगवान नहीं है कुछ भी मांगने के लिए, गणेश जी को छोड़ करके। उनको बोला कि बड़े अच्छे से बातचीत किया, अच्छा कन्वर्सेशन किया कि देखिए भगवान जी, अभी तो बहुत छोटा बच्चा हूं, भविष्य में बहुत कुछ मांगना रहेगा आपसे, तो ऐसे लास्ट कैसे कर दूं, तो आप जो है अब लगातार आप ही लाज बचाइए। बस उनको ये नहीं बोला, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इन छोटे छोटे चीज के लिए भगवान को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये कहानी किन पे था, पिंक पे, जिन्होंने सिर्फ भगवान को इस चीज के लिए ले आए कि भगवान लेकिन लेवल तो वहां तक ही पहुंच गया आपका। चलिए तो देखते हैं भगवान ने क्या क्या मदद की आपकी। रीड कीजिए, देखते भी तो है क्या आता है। कुछ भी, मैंने क्या बोला, जिस दिन ये डर खत्म हो गया ना, लोग क्या सोचेंगे, उसी दिन हमारे सितारे बुलंद हो गए। पढ़िए, नहीं आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, सब हम लोग अपने ही हैं, अपने तो अपने होते हैं। आप रीड कर दीजिए, कुछ मत सोचिए, और कभी तो ये झिझक खत्म करनी है। आज ही वो शुभ दिन है, दिन भी अच्छा है, शनिवार है। आप रीड कीजिए और कुछ मत सोचिए कि इन्होंने लिखा है, दुबले पतले का आप रीड कर दीजिए, कर लीजिए, मतलब दुबले पतले समझिए लिखे हैं, अगर लोग समझेंगे क्या लिख दिया तो। चलिए रीड कीजिए। नहीं, एक बार पढ़िए तो सही, मुझे भी तो झिझक हटाने दीजिए, नहीं तो ये कभी नहीं हटेगा। कीजिए, एक बार रीड कीजिए। गुड, पढ़ते जाइए, हाँ बढ़िया है, बस पढ़ते जाइए। गुड, बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है इसमें? अब आप सबके आप ही से पढ़वाएंगे, लिखे हुए किसी के होंगे, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। अब मुझे बताइए, इसके बाद और किसी ने कुछ और तरीके से कुछ लिखा है, पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए, तब पूरा ही पढ़ दीजिए ताकि पता चले। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे जी।
अच्छा, अब कुछ और किन्हीं को बोलना है या मैं कुछ बोलूं? और किन्हीं का कोई ओपिनियन है कुछ? ठीक है। अब देखिए मैंने ये क्यों दिया, अब याद कीजिए, कैन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपायर? सबसे पहला चीज जो है वो 3 मार्क्स मैंने बोल के गया था, याद है आपको? हमें पहले लिखना है प्रोविजन। अब ये प्रोविजन लिखते वक्त कैसा तरीका होना चाहिए? अब देखिए, ये लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं जब आप लिख रहे होंगे। अभी मैंने केस लॉ इस पे नहीं बताया है, तब मैंने दिया। अब केस लॉ दूंगा तब फिर इसको बताऊंगा, ताकि अगर आपको केस लॉ सुना ही हुआ नहीं है तो आप कैसे आंसर करेंगे? नेम तो दूर की बात है। तो यहां पे सबसे पहले इसी तरह से एज पर प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, ये मैं शॉर्ट ऐसे ही कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं ऐसे एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्रीज एक्ट एफए नहीं लिखेंगे, पूरा क्या लिखेंगे? फैक्ट्रीज एक्ट, फॉलोइंग पर्सन शैल बी कंसीडर्ड एज ऑक्यूपायर। अब हमने जो वो ट्री बनाया था उसकी जगह आप यहां पे लिख देंगे, एक बुलेट पॉइंट दिया या 1-2 लिख दिया और लिखेंगे इन केस ऑफ, ये देखिए, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, हाइफन दिया, हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, इन केस ऑफ फर्म, ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म, इन केस ऑफ कंपनी, ओनली द डायरेक्टर। हो गया 3 लाइन में? ठीक है, ये 3 लाइन यहां पे हो गया। अब लिखेंगे इन आर केस सिंस इट इज अ कंपनी। प्रोविजन लिख दिया ना। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइए। आपके क्वेश्चन में सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, क्या है? अब नहीं लिखेंगे अपना अगला स्टेप, ये पहला बात हो गया। पहले हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा? प्रोविजन। अब जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगला पार्ट है, तो लिखेंगे इन आर क्वेश्चंस द एम्प्लॉयर इज अ कंपनी। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो तब आ जाएंगे थर्ड पे। थर्ड क्या होता है? एकदम खुल के बोलिए। केस लॉ। हमें कोई केस लॉ का नाम अभी पता है? अगर जान जाएंगे तो ये थर्ड वाले पोर्शन को लिख देंगे, और अगर नहीं जाने तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ प्रोविजन ही था, लिख दिया वो ऑलरेडी, और लिख दिया कि इन आवर केस इन द गिवन क्वेश्चंस द एम्प्लॉयर इज अ कंपनी। अब चूंकि बीच का थर्ड पोजीशन नहीं आपको पता, फोर्थ कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन लिखिए। सो इन दिस केस सिंस इट इज अ कंपनी, सो ओनली एंड ओनली द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी कंसिडर एज नॉट एनी एम्प्लॉय। हो गया। लेकिन यहां अगर मान लीजिए आपको नहीं भी केस लॉ पता है तो आपको थर्ड पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या लिख सकते हैं जरा सोच के बताइए तो? इन अ डिसाइडेड केस। एज पर मत लिखिए, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आपको जो है वो केस का नाम नहीं पता है। इतना तो पता है, इन अ डिसाइडेड केस इट वॉज हेल्ड दैट इफ इट इज अ मैटर ऑफ कंपनी नन ऑफ द एम्प्लॉय इज अकाउंटेबल, only and only board of directors are accountable all the provisions for complying all the provisions of। अब मुझे बताइए क्या ये बिना पढ़ाए हुए हम नहीं कर सकते हैं? हाँ या ना? लेकिन क्या हमने ऐसा लिखा है? इसका तो टीचर की जरूरत है, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम आप जैसे हैं। तो अब ये जो चीज है हमें ये अप्रोच रखना है, और ये मैंने क्यों आपको दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ बोला नहीं था। आप देखेंगे मैंने थोड़ा हिंट आपको दिया। एक केस लॉ कल भी सिखाया, नहीं सिखाया था? प्रोविजन वाला। कौन सा वाला था हमारा? इलेक्ट्रिसिटी वाला। उसमें यह बात मैंने बोला था कि अगर नहीं केस का नाम पता है तो नहीं बोला था इन अ डिसाइडेड केस फॉर हेल्थ। और मैंने आपको बोला था जो भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस बेसिस पे कोई केस हमारा डिसाइड, नाम ही तो छोड़ना था और लिख देना था। क्या हमें वो याद रखना चाहिए था या नहीं? इसका मतलब है कि अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी बात हम पीछे करें, देखिए इसको बोलते थोड़ा दम लगाना। दम लगाने का मतलब होता है, एक हुआ कि कुछ पूछा गया, हाँ लिख दिया, और एक होता है ना ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे मुझे जॉब मिलेगा और 2 लाख 3 लाख पर मंथ की सैलरी होगी, अब मुझे ये लिख के दिखाना है। इस जुनून से लिखना है कि मुझसे बेहतर तो कोई दुनिया में ना लिख सके। मैं इन मामलों में बड़ा कॉम्पिटिटिव हुआ करता था। पहले पापा ने पीटा, फिर बाद में आदत हो गई।
कॉम्पिटिटिव होने का, कि मुझसे बेहतर कोई नहीं। अगर मैं कोई भी टॉपिक बताऊं, अब टीचर तो मेरा क्या रहता है, अगर मैं कुछ बताऊं तो वो ऐसे समझाऊं कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं ये चैलेंज नहीं लूंगा तो मैं कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं आ सकता। अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो मुझे भी अपने आप को बेस्ट करना रहता है, आपको भी यही काम करना है। जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, जब लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, इस समय आगे पीछे और कुछ नहीं, ऐसे लिखेंगे कि मुझसे बेहतर कोई ना लिख सके। और जब इस टेंडेंसी से आप हर दिन लिखेंगे ना, तो एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। हाँ जरूर होगा, अभी थोड़े फिर दिक्कत होगी। एक किसी बच्चे ने मुझे लिख के भेजा था, मैंने उसको कमेंट भी किया, मुझसे मिल भी लेंगे, देखेंगे भी चीजों को कि क्या छोड़ा, कैसे करके किया, लेकिन लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कहां पे जो है क्या आप मिस कर रहे हैं। वरना एक चीज बताइए, आप मन में ही अपनी रखिए सारी बात, तो मैं कैसे मदद करूंगा? क्या मैं आपको वहां से, अच्छा अभी आपने ये लिख दिया और आप कोई भी नहीं पढ़ते, मैं बोलता पढ़िए, आप कोई नहीं पढ़ते, मुझे पता चलता कि कहां आप लैग कर रहे हैं। यही सारी बात तो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, लेकिन उसके बाद आप लैग किए या नहीं किए? लेकिन आज अगर दोबारा बोल दिया तो मुझे बताइए, अब चांसेस थोड़े कम है कि अगले क्वेश्चन में लैग कीजिएगा? अभी भी थोड़ा थोड़ा लैकिंग होगा, लेकिन यही प्रैक्टिस अगर 3 बार 4 बार होगा तो मुझे बताइए खत्म हो जाएगा या नहीं? तो ये 3 बार 4 बार तब ना होगा जब हर बार आप उतने ही शिद्दत से लिखेंगे और मैं उतने ही शिद्दत से उसको क्या करूं, बोलूं यार 50 बार तो बता दिया, अब क्या हर बार यही बोलता रहूं? सोच के देखिए, तो वो अलग चीज हो जाएगा। तो जब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं तो आपका काम नहीं होना चाहिए कि हर बार हम क्या करें, पूरा दम जैसे लिखिए, पूरा खून लगा दीजिए अपना। मैंने तो बोला बस क्लास के मुझे 2 घंटे दीजिए और उसके अलावा जो है 30 to 40 मिनट्स, बस इतना ही तो मांगा है मैंने, और बदले में CS भी तो बना रहा हूं। तो ये सस्ता सौदा नहीं है। लेकिन बस वही चीज है कि हर बार आप जब क्लास, अब ये चीज बोलता ना मैं घर से लिख के आने, यकीन मानिए आपको अंत में याद आता, अरे बाबा ये तो छोड़ते नहीं है। कभी पता चला कि भरी सभा में पूछ दिया आपने लिखा है, चलो 2 लाइन कुछ तो लिख देते हैं, टाल दो, कम से कम हमने अपना काम तो कर दिया। नहीं, प्लीज गिव मी दिस कमिटमेंट एंड दिस प्रॉमिस। कभी भी ये टालने वाले नहीं, तब मत लिखिए। लेकिन जब भी लिखिए सिर्फ इस पर्पज से नहीं कि सर को कुछ बस भेज देना है या सर को सिर्फ कुछ दिखला देना है। अगर वही आपका बेस्ट है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप रियल में अपना बेस्ट लगाएं ताकि मेरा डायरेक्शन सही हो। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाकर के क्या कहता है, डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरे पेट में यहां भी दर्द है, यहां भी दर्द है, यहां भी दर्द है। उसे दर्द है, लेकिन उसे दर्द सिर्फ इस जगह है, लेकिन वो जानबूझ करके बड़ा कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि बड़ा हैवी सा लगे। अब मुझे बताइए, डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत होगा, क्योंकि सिर्फ यहां दर्द है तो डॉक्टर समझ जाता तुरंत कि अपेंडिक्स है और तुरंत उस एंगल से जाता। अब आप यहां भी बोल रहे, गॉल ब्लैडर का भी दर्द ये हो सकता है या गैस्ट्रोटाइटिस का भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस कोने में होता तो सीधा उस, और अपेंडिक्स में ज्यादा लेट नहीं कर सकते आप, कभी कोई तो इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ता है। आपने खुद अपने लिए रिस्क क्रिएट कर लिया या नहीं? अब रियल में जो है वो डायग्नोस करने लगा, उस बीच में अपेंडिक्स फट गया, और अगर उसे ये सिर्फ आप बोलते तो सिर्फ उसी अकॉर्डिंग वो ट्रीट करता, उतना वेट नहीं करता कि अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आएगा, ब्लड का रिपोर्ट आएगा, ये आएगा वो आएगा, गैस्ट्राइटिस का दुनिया भर का चेक करते हैं। अब वो आपका जान खतरे में पड़ गया, इमीडिएट सर्जरी करना पड़ रहा है। चांसेस है अगर सारा जहर निकाल पाए तो ठीक है, कि नहीं तो अपेंडिक्स पड़ना खतरनाक हो जाता है। मुझे बताइए, आपने खुद से जो है वो अपने जान खतरे में डाला? यही चीज स्टूडेंट के साथ भी है। अगर आप मुझे जानबूझ करके इतना ज्यादा जो है वो चीज देंगे और मुझे लगेगा कि आपका तो बहुत चीज मिस हो रहा है, तो शायद मैं आपको दूसरे तरीके से लेकर के चलूंगा। लेकिन आप मुझे वाकई में अपना मेहनत लगा करके लिखें तो मुझे पता रहेगा कि नहीं, बच्चे का एस्पेक्ट मिस नहीं हो रहा है। राइटिंग में जो है ना सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, यानी बच्चे को यह भी पता है कि फैक्ट्री में 10 दिन वाला भी प्रोविजन है, 10 लोगों वाला भी प्रोविजन है और 20 लोगों वाला भी प्रोविजन है, 12 मंथ्स वाला भी प्रोविजन है, सबको एक्युमुलेट करने वाला भी प्रोविजन है, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी है। ये सब बच्चा जान रहा है, सब तो लिखा है, बस सजा नहीं पाया है। नहीं तो मुझे क्या लगेगा, अरे अभी ये बच्चा तो समझा ही नहीं है तो ये लिख कैसे पाएगा? लिखना कब होता है, समझने के बाद या समझने से पहले? अगर लिखते वक्त आपको दिक्कत आए ना तो क्या कीजिए, रख दीजिए उस कॉपी को, होमवर्क वाले कॉपी को, फिर से आ जाइए मेरे नोट्स पे, फिर से आ जाइए कॉपी पे, क्लास वर्क पे, और उसको फिर से पढ़ जाइए। अरे भाई किसी को दिखलाना थोड़ा ना, खूब मन से पढ़ लिया, हाँ रटना नहीं है, पढ़ लिया, अब मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, ठीक है चलिए फिर से कॉपी उठाइए, अरे बेकार लाइन लिख दिया, हटाओ, फिर से लिखना शुरू कीजिए। 2 लाइन लिखने के बाद फिर लग रहा अरे कोई और प्रोविजन तो नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं है, आए देखे, अरे एक्युमुलेट करने वाला प्रोविजन तो अब याद आ रहा है, जब कॉपी पलटने लगे, कोई बात नहीं है, अब फिर
अब इसको बंद कर दीजिए, फिर उसके आगे लिखना शुरू कीजिए, उस प्रोविजन को भी साथ में डालिए। ऐसे करके प्रोसीड करना है। और मैं बताऊं, मैंने पहले बोला था सीए, सीएस, सीए में जिसमें कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन का मतलब इतने ही बच्चे पास नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कोई दम ही नहीं। आप बीकॉम का एग्जाम देते हैं, सब पास करते हैं या नहीं करते हैं? जो भी एक परसेंटेज लाता है पास करता है या नहीं? यही चीज तो है। आप इसको इतना हैवॉक क्यों समझेंगे? बस वो लेवल लेकर के आ जाइए, थोड़ा सा लिखने का वो लेवल, और वो इससे आएगा। अब मैं आपको केस लॉ दिखलाता हूं, दिखाऊं? और तब देखिए इसको लिखने का हमारा तरीका क्या होगा, वो मुझे आप ही बताइएगा। देखिए आंसर क्या है मेरा यहां, नो। अब मैं आपको एक केस लॉ दे देता हूं। अब मुझे बताइए ये केस लॉ में डिसीजन किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। जेके इंडस्ट्रीज वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ, ये झगड़ा है दो लोगों के बीच में। अगर मान लीजिए यहां पे ही हमें याद नहीं रहेगा कि वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज था या स्टेट ऑफ मुंबई, किसके बीच में हुआ, अगर सिर्फ हमें जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड याद है तो हम क्या लिख देंगे? इन री, जिसको इन रेफरेंस बोलते हैं, उससे हम काम चला लेंगे। ठीक है, जजमेंट किसके तरफ से आया? आप कहेंगे सर सारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजमेंट क्यों देते? मुझे बताइए, जजमेंट वो दूं ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मतलब एक्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दे दिया, हाई कोर्ट में अगर आपका केस है कुछ मत कीजिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट दे दीजिए, और सिचुएशन वही है, तो फैसला किसके फेवर में आएगा? आपके फेवर में। मतलब आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो हाई कोर्ट भी उसे क्या करेगी? मान लेगी। कोई प्रोविजन कुछ भी और वो चेक नहीं करेगी। ऐसे आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला है, जजमेंट आपके पास हाई कोर्ट का हाथ लग गया। अब अच्छा सीएस, अच्छा एडवोकेट कौन है? यही जिसको पता हो कि ऐसा कोई जजमेंट था, ढूंढो ढूंढो, जजमेंट मिल गया, मतलब समझिए कि उसको रियल जजमेंट मिल गया। मतलब अगर कोई जजमेंट उस पर किया हुआ मिल गया तो उसके अपने केस में भी जो उसे सही जजमेंट मिल जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उन्होंने क्या बोला? जिस पे गोला लगाया वर्ड क्या है? ओनली मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द कंपनी। यानी अगर फैक्ट्री रन कर रहा है किसके थ्रू? कंपनी के थ्रू। कंपनी ओन फैक्ट्री हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है। अगर कंपनी का है तो ये केस आया था। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ फैक्ट्री ओन्ड बाय कंपनी वेस्ट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मुझे एक ही बताइए, जब भी कोई फैसला होता है डे टू डे अफेयर्स का, कौन करते हैं? एम्प्लॉय करते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्शन देते हैं उस पे एम्प्लॉय काम करता है या नहीं? अभी मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, इसका मतलब है कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं या नहीं? तो सारे समय मैं ही जाऊंगा? नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे किसी इंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत आया, मेरे इंस्ट्रक्शन से अलग हो रहा है, तो फिर क्या होगा? जाना पड़ेगा, ताकि ये चीज हम कर सकते हैं। या ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है। अल्टीमेट कंट्रोल किनका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। यहां पे कोई बड़े डिसीजन लेने हैं, पूरे तरह से चीजों को चेंज करने का, ये भी कंपनी ओन्ड है या इंडिविजुअल ओन्ड है? कंपनी ओन्ड है। कौन फैसला लेंगे? बोर्ड ऑफ, एक पर्सन नहीं, कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, जब ये कंपनी है तो इसका मतलब कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे ही, अगर ये 1 पर्सन कंपनी नहीं है तो। चलिए, अब यहां इन्होंने कहा कि अल्टीमेट कंट्रोल विच वेस्ट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट बी वेस्टेड इन एनीवन। किसी और को नहीं कर सकते, क्योंकि करते क्या है वो। अब क्यों ये जजमेंट सुनाना पड़ा? ये बलि का बकरा बनाते, और सबसे ज्यादा पता है कौन बलि का बकरा बनता है? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी समझता है बाय गॉड मेरी तो बड़ी इज्जत है। आप देखेंगे शादी वगैरह में या किसी ओकेजन वगैरह में जो सबसे ज्यादा काम करता रहेगा ना, उससे और ज्यादा काम कराया जाएगा। और जो निठल्ला सा सोया हुआ रहेगा, अगर बहन वगैरह या फुआ वगैरह की शादी है तो सब बोले अरे उसको तो बोलना ही बेकार है, उसको ये बोलोगे ये उठा के लाएगा। मतलब जो गड़बड़ काम कर रहा है कम वक्त उससे कम काम, और जो सही काम कर रहा है अरे अरे नहीं ये काम उसको बोलो। 10 काम सब उसी को बोल रखा है। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से क्या कर रहे हैं? काम को कर रहे हैं। ऐसे शादी वगैरह देखिए, कोई लेडी सारे रस्म सब कुछ जान रहे होते, कोई मामी वगैरह या कोई इस तरह के, अरे उनको ये दो, मतलब उनका दम निकला हुआ रहता है, और बाकी शादी के रियल मजे ले रहे होते हैं। आज छोले कुलचे तो आज मेहंदी में नाच रहे हैं, और वो बेचारी दूसरी तरफ नाच रही है, सारे रस्मों रिवाज और इन चीजों को करने। ठीक वैसे ही यहां पे है। कहा गया कि अगर एम्प्लॉय की बात आएगी तो कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा रूल पता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं यार तू तो मेरा शेर है, कर दे इसे। ठीक है, शेर हूं, दहाड़ूंगा भी, याद रखना।
तो इसीलिए बड़े प्यार से हम लोग को कन्वे करना पड़ता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्योंकि सोचिए ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। उनके अगेंस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपको पता है, देयर इज ओनली वन पर्सन, if he is not seated in board of directors meeting, that meeting is not going to be considered as board of directors meeting. क्या है उस पर्सन का नाम? सोच लीजिए। डायरेक्टर के अलावा सिर्फ कंपनी, कोई सीए कहीं सीए में नहीं लिखा हुआ है, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है देयर शुड बी अ सीए इन अ कंपनी, कहीं पढ़ा है? क्यों लिखा हुआ है लॉ में देयर शुड बी अ कंपनी सेक्रेटरी इतने रहने पे? इसका मतलब है यही बस होता यह है कि हम अपने ही इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं और हैरान परेशान, हमें अपने नहीं पता है कि कहां कहां क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। जब आप जाते हैं ऑडिट करने के लिए, लेबर लॉ का ऑडिट सिर्फ आप कर सकते हो, पता ही नहीं तो हम कौन कौन काम कर सकते हैं? भाई आप दुनिया भर के काम कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब जो है डायरेक्टर ने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपको बताना है डायरेक्टर को कि अगर ये कहीं होगा तो आपकी लायबिलिटी आएगी। इसीलिए कोर्ट ने भी कह दिया, प्रोविजन भी दे दिया, ऐसा ना हो आप बोल दे कि वी हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड वेरी एलिजिबल पर्सन फॉर दैट और आप बच जाएंगे, ये नहीं होगा। कंपनी लॉ में वो बच जाते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, कुछ मैं भी पढ़ाऊंगा कुछ पोर्शन, लेकिन आप डिटेल में और भी पढ़ेंगे जब कंपनी लॉ पे आप पहुंचेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस में डायरेक्टर को रिलीफ मिल जाता है सिर्फ ये कह करके कि वी हैव ऑलरेडी अरेंज्ड a suitable and qualified person for this work because there is no qualification mentioned for appointment of director. कौन डायरेक्टर होगा इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, पता है आपको? एक अंगूठा छाप, पढ़ना लिखना जानू ना। अरे ये तो एक गाना है, आई पुराना गाना है गोविंदा का। तो यही जो है वो अंगूठा छाप, पढ़ना लिखना जानू ना, कैन बी बिकम व्हाट? अंगूठा छाप, पढ़ना लिखना जानू ना, can be become chief minister, can become prime minister in India. कहीं पे भी हाईएस्ट पोस्ट पे रहने वाले जो है, हाईएस्ट पोस्ट पे रहने वाले को नहीं एलिजिबिलिटी, बट फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन लिखा है या नहीं? साफ लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कौन कौन सा पेपर पास करेंगे, लिखा हुआ ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और मेंबरशिप तभी मिलेगी जब रिटर्न भी पास करेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो यहां पे उन्होंने बोला कि कहीं ऐसा ना हो आप ऐसा कर दो, और यही चीज उन्होंने कंपनी लॉ में बहुत जगह किया है। उन्होंने बोलते मैं कहां कंपनी लॉ पढ़ा हूं, तो हमने किसको अपॉइंट कर, तभी तो बोला गया देयर शुड बी व्हाट? कंपनी सेक्रेटरी, एक खास लिमिट रहने पे, क्योंकि अब बड़ी कंपनी हो गई, अब कॉन्ट्रावेंशन होगा तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब उन्होंने बोला करना पड़ेगा। यहां पे उन्होंने क्या बोला, मामला किसका है? लेबर का है। आप सिर्फ ये डिफेंस लेकर के जो है वो नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, इंप्रीजमेंट अब आपके ऊपर रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर नहीं। अदरवाइज कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी 10 साल तक का इंप्रीजमेंट का प्रोविजन है। सिक्योरिटीज लॉ में कंप्लायंस ऑफिसर आप हैं, आईपीओ के समय में आपको बनाया गया कंप्लायंस ऑफिसर चौड़ा, क्योंकि मर्सिडीज जरूर खरीद लेंगे अगर कंप्लायंस ऑफिसर बने, इतने पैसे मिलते हैं। वही हनुमान जी वाला हाल है, पता ही नहीं है कि हम उड़ेंगे तो कहां तक पहुंच सकते हैं। एक ही बार में वो पुल जो है वो क्या कर सकते, क्रॉस करके जो है वो लंका पहुंच के रावण तक जा सकते। उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वत्स तुम्हें याद नहीं है, अगर जंप लगाओगे तो वहां तक पहुंच जाओगे, तुम में उड़ने की ताकत है, क्योंकि उन्हें एक श्राप था, इसीलिए वो ये भूल जाते थे। ठीक वही हाल आपका है कंपनी सेक्रेटरी का, पता ही नहीं उन्हें है कि हम ये भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब आकर के कोई बताते हैं तो अच्छा फील होता है, अरे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो हमें तो लगता है बस जो कर सकते हैं सीए कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए कितने जगह, मैं दोनों, इसीलिए मेरे ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि आप तो पार्शियल हो, ये हो। तो इसीलिए जो है, और मैंने जो चार्टर्ड किया हुआ है उसमें मुझे 126 कंट्रीज में साइनिंग राइट है, इसीलिए मैंने ये लंदन से किया है। मैं यहां नहीं, 126 कंट्री में जो है वो ऑडिट पे साइन कर सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो गरीब आदमी बस क्या कर सकता है, मेहनत कर सकता है डिग्री बटोरने के लिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्यों जो है कंपनी लॉ में जबकि बोला हुआ है कि अगर कंपनी सेक्रेटरी को कर दिया तो उसका गिरेबान पकड़ा जाएगा, वो इंप्लॉय है, लेकिन यहां पे ऑल दो कंपनी सेक्रेटरी है, गिरेबान पकड़ा जाएगा नहीं। ऐसा इसीलिए किया ताकि आप डरा धमका करके कि ज्यादा जो है हीरो मत बनो, ज्यादा जो है लेबर की तरफदारी मत करो, चुपचाप अपना काम देखो। अगर ऐसे बोल देगा तो आप पता है रतन टाटा को जवाब दे पाएंगे, कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेम जी, मुकेश अंबानी, आपको लगता है आप उनको उलट के कह पाएंगे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं? सोच के देखिए, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं। अगर कह दिया तो वो लास्ट ही दिन होगा आपका उस कंपनी में, मुझे जो लगता है नहीं होगा, क्योंकि वो जितना बड़े होते हैं एरोगेंसी भी उसी नेचर का आ जाता है। अगर सही में जो है वो ऐसा हुआ तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला,
सीधे उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। क्लियर है? अब देखिए, कंपनी ओनिंग फैक्ट्री कैन नॉट नॉमिनेट, ये भी वर्ड आ गया। क्यों ये वर्ड इतना डाल रहे? जब कंपनी लॉ में, तो इसमें फैक्ट्रीज एक्ट में क्या ऐसा आ गया? इस छोटा सा एक्ट में, लेबर के लिए बनाए गए एक्ट में, वहां पे डायरेक्टर्स वगैरह की जिक्र है, तब नहीं किया। क्योंकि छोटे के लिए बनाया है, लेबर के लिए बनाया है, और उनको ये बिल्कुल ही जो है वो नहीं चाहेंगे इस तरह का फैसिलिटी देना। इट्स एम्प्लॉय और ऑफिस एक्सेप्ट ऑफिसर एक्सेप्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी एज ऑक्यूपायर ऑफ इट्स, मदद के लिए रखें, लेकिन गिरेवान किसका पकड़ा जाए? बिल किसके नाम से कटे? वो जो इम्प्रीज, आगे जो पनिशमेंट दिखाऊंगा प्रोविजन में है, इम्प्रीजमेंट, फाइन, किसके नाम का है? डायरेक्टर के नाम का है। क्लियर है? अब अगर इस क्वेश्चन को हमें लिखना रहेगा, हाँ जी विराट कोहली, अब अगर लिखना रहा इस चीज को, तो अब हम कैसे लिखेंगे? क्या फर्स्ट वाले एस्पेक्ट में अंतर आएगा? फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट? फर्स्ट पार्ट ऑफ केस लॉ इज व्हाट? प्रोविजन। इज देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड? नो। सेकेंड, डिमांड ऑफ क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन, एनी चेंज रिक्वायर्ड? नो, यहां भी नहीं। थर्ड, केस लॉ चेंज होगा। अब क्या क्या चेंज होगा? अगर आपको नाम याद रहा तो पूरा का पूरा नाम, और इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, लिख देंगे इस तरीके से, और तब क्या कर देंगे? कंक्लूजन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कंक्लूजन पहले भी वही था। क्लियर है? चलिए, ये कौन हुए हमारे? ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का ये मामला तो देख लिया। अब बात ये आती है कि इसी एम्प्लॉय को लेकर के ही एक दो केस और देखिए। अगर मान लीजिए कि, मैं पहले दिखलाता नहीं हूं, थोड़ा पूछता हूं आपसे, देखते हैं आप कैसे जज हैं। चलिए, आप जज हैं, खुश हो जाइए। आए थे सीएस बनने के लिए, जज बन गए, आज तो घर में लड्डू बटेगा, मेरे लिए भी लेते आइएगा। अब जो है एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, चेयर बन रहे हैं। अब वहां पे कैंटीन है, और कैंटीन जो है वो चलाना एज पर लॉ लिखा हुआ है, बताऊंगा आगे आएगा, भी बहुत बड़ा है चैप्टर, कि इतने लोगों के होने पे कैंटीन प्रोवाइड करना जरूरी है। ये नहीं लिखा हुआ है मुफ्त में खिलाना है, प्लेस होना चाहिए जहां पे जो है खाना मिले, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो लेबर होते हैं, बहुत दूर दूर फैक्ट्री लगा होता है, वो जा रहे हैं। मान लीजिए कि अपना खाना लेकर के नहीं गए हैं, रामदीन राम दुलारी साथ ही गए साइकिल पे, अभी चुन्नू मुन्नू नहीं आया है, एक ही साइकिल पे बैठे निकल गए। अब वहां जब दोनों गए तो खाना तो बना नहीं, क्योंकि सवेरे सवेरे पहुंचे, बहुत दूर फैक्ट्री है, काम के लिए गए हैं, तो खाएंगे कहां? वहां से जो है वो शहर वापस अगर आना रहा तो 2 घंटे तो चल के गए हैं साइकिल पे, या ऑटो या बस से गए थे, बस वगैरह से गए थे, एक बस जाती है, अगली बस फिर बाद में आएगी। तो ऐसे में आप खाना खाने कहां जाइएगा? और बिना खाए, कहते ना भूखे पेट न भजन होए गोपाला, ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाएंगे। आपको अभी मजा आता रहेगा, और पता चला कि आप लगातार क्लास कर रहे हैं और भूखे हैं, यकीन मानिए आपको जो गुस्सा आ रहा होगा, मेरे अच्छे बात पे भी आ रहा होगा, पकाओ मत सर, ऐसे बाकी दिन बड़े अच्छा लग रहा था, सब कुछ ठीक था सर, पता नहीं आज आपका चेहरा देख के मन कर रहा है ना नोच डालू, नाखून छोटे वरना पक्का नोच देते, अब सर बस करो, आज बहुत हो गया। भूख में गुस्से ज्यादा आते नहीं आता है, और चीज भी कम समझ में आता है। तो अब उनको भूख लगी, कहां खाएंगे? कैंटीन रखना कंपलसरी कर दिया। बताऊंगा कितने लोगों पे कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है तो भी आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी है तो रखना ही पड़ेगा। अब कैंटीन है वहां पे, कैंटीन में भी लोग काम कर रहे हैं, कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चलता है, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है हर जगह। कैंटीन आपके भी कॉलेज वगैरह में होंगे तो देखिए, कॉलेज गवर्न नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। आप एनआईआरसी कभी जाइएगा, दिल्ली में आप है तो जा सकते हैं एनआईआरसी, वहां जाइए, गए हुए होंगे, गई हैं, वहां पे आप कैंटीन देखे हैं, प्रीमाइसेस के भीतर है, लेकिन वो कैंटीन जो है वो एनआईआरसी गवर्न नहीं कर रही है, उन्होंने ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दिया, और वो वहां पे चला रहे कैंटीन। ऐसे ही जो है वो फैक्ट्री में हो रहा है। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्या वो फैक्ट्री के एम्प्लॉय माने जाएंगे? उनको भी वो सारी फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ जी, फैक्ट्री में चेयर बन रहे हैं, वहां ढेर सारे लोग हैं, 100, 150, 50 जो हैं, 200 लोग हैं, कैंटीन रखना कंपलसरी था, कैंटीन रखा गया कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, मैनेजिंग कमिटी रखी है, फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में है और उन्हीं लोगों के लिए रखी गई है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं
उनको बताइए प्रोविजन, वो फैक्ट्री के माने जाएंगे इंप्लॉय या नहीं, उनके ऊपर फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे या नहीं, हाँ या ना? हाँ जी, विराट और बाकी लोग जो भी हैं, मुझे आंसर चाहिए, यस या नो। क्या जो कैंटीन में काम कर रहे हैं वो माने जाएंगे या नहीं इंप्लॉय? बैठे नहीं रहना है, आंसर चाहिए आप लोग की तरफ से। सबका क्या मानूं? किसी का यस है? यस है। और किन्हीं का यस? सिर्फ एक यस आया है, बाकी सारे लोग नो में। हाँ जी, पिंक, दुबले पतले, बाकी पीछे सबका नो, सिर्फ एक यस है। आपका भी नो ही है ना? ठीक, एक का यस है। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ यहां पहले इस केस में, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हुआ। तो क्या सोच करके आपको भी कंफ्यूजन हुआ? तो क्या सोच करके आप नो में गए? अच्छा, आप क्या सोच करके जो है वो यस में गए? हाँ, थंब रूल भी तो बोला था, तो थोड़ा तो टीचर की बात मानेंगे। बेवकूफ नहीं होगा टीचर, कुछ तो पढ़ा लिखा होगा। तो मैंने एक थंब रूल बोला कि अगर कंफ्यूजन हो, अब एक्सेप्शनल केस आएंगे डील करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी अगर कंफ्यूजन आ जाए, जहां बिल्कुल साफ साफ सब दिख रहा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लगने लगे, कच्चा पक्का सा लगने लगे, तो फिर थोड़ा किसके फेवर में सोचेंगे? क्योंकि ये बनाई उसके लिए। अब जरा सोचिए, अगर उसे भी इस दायरे में रखेंगे, वहां जो काम कर रहा है वो कोई गुनाह तो नहीं किया, खाना बना रहा है, खाना सर्व कर रहा है, काट रहा है, धो रहा है बर्तन, ये सब उसे बेनिफिट मिलेगा। यही राम दीन हरिया राम खिलावन बंसी बिरजू में से तो कुछ यहां भी है, नहीं है? तो यहां पे दो दो केस में आपको दिखाऊंगा, और कैंटीन पे डिसाइडेड दो केस, इसका मतलब दो ही नहीं डिसाइड हुआ है, डिसाइडेड बड़े सारे, जो दो मेजर थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने बोला कि देखिए भाई, अगर फैक्ट्री के ऊपर कंपल्सन है क्या रखने का? कैंटीन, और कैंटीन को काम तो है उन्हीं को मैनेज करना। हमने उनकी बात सुनी कि अगर वो सारे चीज करने लगे तो फैक्ट्री ओनर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, तो उनको थोड़ी रियायत ही दी ना, कि चलो भाई आप ना करो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को ही दे दो, लेकिन सुपरविजन आपका रहना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि वहां अनरीजनेबल दाम पे चीज चलता रहे। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं ऑक्यूपायर को रिलैक्सेशन दिया या नहीं दिया? अदरवाइज फैक्ट्री में होना चाहिए, कैंटीन तो होना चाहिए। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं खोलेगा तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपना इंप्लॉय ला करके क्या कर चलाना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। हमने उनको सुविधा दी ना कॉन्ट्रैक्टर की, तो कॉन्ट्रैक्टर की सुविधा दे दी, अपने पैसे नहीं लग रहे हैं शुरू में, लेकिन कम से कम जो लोग वहां रह रहे हैं उनको वो फैसिलिटी मिले, ये एश्योर करना उनका काम हुआ या नहीं हुआ? ये तो एश्योर करेंगे, उनको भी हमने रियायत दिया और इनको भी तो इस दायरे में रखेंगे। यही बेसिकली इन्होंने कानपुर सुरक्षा कर्मचारी यूनियन ने केस किया था। अब आप खुद देख रहे हैं किसके अगेंस्ट केस था। इसका मतलब एक्ट को चैलेंज किया गया। ये बहुत बड़ा चीज होता है एक्ट को चैलेंज करना, कि हमारी भी तो फरियाद सुनिए। कर्मचारी यूनियन ने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे जो है कैंटीन में, उनको दुनिया भर की सुविधा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, उनको बोनस मिल रहा है, ये मिल रहा है, और हम जो है वो दिन रात बर्तन घिसिंग कर रहे हैं, चमका रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। हमने क्या गुनाह किया कि लुट गए? तब जो है वो यहां पे जजमेंट आया, और इंप्लॉय वर्किंग इन कैंटीन इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट रन बाय व्हाट? मैनेजिंग कमिटी आर नॉट इंप्लॉय ऑफ मैनेजिंग कमिटी बट इंप्लॉय ऑफ व्हाट? यानी कि मैनेजिंग कमिटी यानी जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं वो लोग चला रहे, वो मैनेज कर रहे हैं। बोला ना ना ना, आप किसके इंप्लॉय हैं? ऑक्यूपायर। सारी जिम्मेदारी जो ऑक्यूपायर की अपने इंप्लॉय को लेकर के, वो किसके लिए भी होगी? आपके लिए भी होगी, कैंटीन के इंप्लॉय के लिए भी। एक और देखिए केस है इसमें, बहुत अच्छा केस है, तमिल मनीला तिजोलकर संगम। यही देख करके बच्चे का मन होता है कि कुछ भी केस का नाम देंगे, एमलिंग लग राज रप्पा बप्पा कप्पा, क्योंकि वो बहुत सारा ऐसा केस सुनते हैं। तो मैंने क्या बोला है, गलत नहीं लिखना, और ये बात टीचर का याद रखना है। ये नहीं कि बस शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। और बेवकूफ चिड़िया ये बात बोल रही है और उसी जाल में फंस करके दाना खाए भी जा रही है और बोल भी रही है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत, और दाना चुन भी रही है। तो ये काम नहीं करना है कि सब ध्यान है, लेकिन फिर भी एग्जाम में गए तो जो टीचर ने बोला वो भूल गए और लिख दिया ए लिंगरम बीरप्पा राजू। वो देगा बड़ा बड़ा काजू, कुछ मिलेगा फिर? देखिए क्या केस था।
वेयर द स्टेटस स्टैट्यूट कास्ट एन ऑब्लिगेशन टू ओन अ कैंटीन। क्या मतलब इसका हुआ? यहां कौन सा स्टैट्यूट है? स्टैट्यूट कास्ट यानी क्या हो गया? कौन सा स्टैट्यूट? फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो कास्ट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे रहा है, इसके तहत आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है क्या ओन करने की, क्योंकि इतने नंबर से ज्यादा हो गया आपके पास वर्कर तो कैंटीन चलाना पड़ेगा इन द फैक्ट्री एंड द इस्टेब्लिशमेंट रन अ कैंटीन थ्रू व्हाट। दिया ना आपको रिलैक्सेशन, लॉ ने बोला आपको चलाना पड़ेगा, हमने क्या बोला आपको? कॉन्ट्रैक्टर के जरिए भी चलाना है तो चला लीजिए, लेकिन हु ब्रिंग्स द वर्कर फॉर द कैंटीन, कॉन्ट्रैक्टर ला रहा है सारे अपने इंप्लॉय को कैंटीन में काम करने के लिए, वुड बी पार्ट एंड पार्शल ऑफ व्हाट, उसी एस्टेब्लिशमेंट का, एंड कैंटीन वर्कर वुड बी डीम्ड टू बी व्हाट, देख लीजिए, कैजुअल व रेगुलर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, एंटाइटल टू एरियर ऑफ सैलरी एंड अदर सारा बेनिफिट। अब देखिए ये कितने तरह से आपसे पूछ सकता है, ये तो क्लियर हो गया ये है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोगों का दिमाग हिला तो कैसे यहां पे क्वेश्चन देगा इससे, इस प्रोविजन से। वो बेसिकली क्या करेंगे, आपको लिख देंगे, बेसिक क्वेश्चन दे देंगे फैक्ट्री से, कैंटीन में कितने लोग काम कर रहे हैं ये लिख देंगे, और इधर फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं ये लिख देंगे, और लिख देंगे कैंटीन इज रन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और यहां पे 4 लिख देंगे, कैंटीन में ज्यादा लोग लिख देंगे, किसी भी कारण से क्वेश्चन ही तो फ्रेम करना है, और पावर वगैरह सब चीज लिख दिए। अब उस बेसिस पे आपको बताना रहेगा कि वो जगह पहले फैक्ट्री है कि नहीं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कैंटीन पे फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन लगेंगे या नहीं, क्योंकि आपके जो है कैंटीन पे फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन लगेंगे या नहीं ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये आपको ध्यान रह गया, लेकिन ये ऐसे करके जाकर के फैक्ट्रीज को डिटरमाइन करने में काम आएगा, यहां तक शायद हम नहीं सोच पाते हैं या थोड़ा भूल जाते हैं। तो वो केस लॉ में ये बना देंगे कि कैंटीन के वर्कर को जब ऐड करेंगे और उधर जब दूसरे वर्कर को ऐड करेंगे तो वो लिमिट कितने होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिस चीज से रिलेटेड रहे, भाई कैंटीन में तो खाना खाते तो किसी तरह से वो रिलेटेड हुआ वर्क से, नो नहीं हुआ रिलेटेड। आपने जो है वो कुछ चीज यहां बनाया, जैसे बीड़ी का पत्ता पहले कट करके आया एक जगह, फिर उसके छोटे छोटे बुरादे वो एक जगह, तीसरे जगह पे उसे रख करके ऐसे ऐसे करके लगाया जा रहा है और लपेट करके फेंका जा रहा है, चौथे जगह 10-10 को लपेट करके आगे फेंका जा रहा है, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो रैपर वगैरह लग रहा है, पैकेजिंग लग रहा है, 5 जगह तो हो गए। छठा जगह कैंटीन, कैंटीन पे तो ध्यान ही नहीं जाना है क्योंकि वहां पे तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो वहां भी अगर होगा तो उसे उस कैंटीन को भी क्या करेंगे हम, वहां पे भी जो लोग हैं उसको काउंट करें, क्योंकि इन्होंने साफ बोल दिया कि वो भी किसके इंप्लॉय माने जाएंगे। मुझे बताइए रेगुलर या कैजुअल। देखिए क्यों यहां पे रेगुलर इंप्लॉय आप लिखा गया, वो आपने देखा, क्योंकि अगर यहां पे क्या मान लेते उसको कैजुअल, तो आपके नंबर में वो काउंट नहीं होता, चाहे जितने भी दिन के लिए काम करे, बेसिस क्या रहेगा, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। क्लियर है ये चीज? 100% ऑक्यूपायर वाली बात क्लियर है? चलिए अब मुझे बताइए कि इसमें हमने फैक्ट्रीज एक्ट में क्या क्या जाना है। फैक्ट्री हमें अब पता है, कोई जगह फैक्ट्री है या नहीं पहले हम ये अब निकाल सकते हैं या इसमें कोई इफ बट है। कैंटीन हो फैक्ट्री का पार्ट माना जाएगा या नहीं, प्रोविजंस वहां भी एप्लीकेबल होंगे या नहीं, ठीक है। इसका मतलब जहां तक पहले हमने प्रीसिंक्ट्स, प्रीमाइसेस, जितने भी जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सब तो कर ही लिया, तो उसके अलावा एक और भी बात हमने देख ली, वो ये देख ली कि अगर कैंटीन वगैरह भी जो है वो फैक्ट्री में है तो वहां पे भी जो है वो फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन क्या होंगे, और फिर हमने कहा कि इनकी जिम्मेदारी किनके ऊपर, इतने बड़े बड़े चीज जो आगे बोलने वाले हैं कि ये रखना, इतनी देर काम कराना, अगर वुमेन वर्कर है तो इतने ही देर काम कराना, कहा ये कौन किसके ऊपर जिम्मेदारी, ऑक्यूपायर के ऊपर। और मेजर कंसर्न हमारा कंपनी ही है, क्योंकि आप जब ऑडिट पे ले जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी ही आपको बुलाएगी, कंपनी ओन ही फैक्ट्री रहेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल और पार्टनर्स के फैक्ट्री होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो आप जहां पहुंचेंगे रियल में, वहां भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन आप जहां पहुंचेंगे रियली वो किसका होगा, कंपनी का। लिबर्टी कंपनी है, एक्शन कंपनी है, रिवॉक कंपनी है, इन सब के जूते बने, छाते बने, बैग बने, ये सब जो फैक्ट्री में ही तो बनेंगे, तो यहां पे ही तो कंप्लायंसेस चेक करना रहेगा। कहा ऑक्यूपायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सारे चीजों के लिए। हमने ये भी देख लिया कि ऑक्यूपायर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के केस में कौन होगा,
हाँ जी, ओनली डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बोल दिया तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी वो डायरेक्टर, ओनली डायरेक्टर्स। क्या वो अपना ये पावर किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं? कहा नहीं नहीं, ऐसे करके आप बच नहीं सकते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने हेल्प के लिए 500 लोग को अपॉइंट करें अपने काम के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जब बिल फटेगा तो किसके नाम से? ऑक्यूपायर। अच्छा है तो भी आप अवार्ड लीजिए कि बेस्ट लेबर लॉ के कंप्लायंसेस का अवार्ड भी मिलेगा, तो एम्प्लॉय नहीं रिसीव करने जाएगा। उस समय तो एकदम सज धज के मैं तो कितना भी सजूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, सूरत ही अच्छी नहीं है, लेकिन वो एकदम सज धज के ठाठ वाट में जाएंगे और रिसीव करके कौन आएंगे? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, उसमें भी उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी वो जाएंगे जो रियल चेयरपर्सन हो गए। रिलायंस में ही बहुत सारे डायरेक्टर हैं भाई, मुकेश अंबानी हो गए, चेयरपर्सन हो गए, वो जाएंगे लेने। टाटा ग्रुप में कम डायरेक्टर होंगे, लेने की बारी आएगी तो रतन टाटा जाएंगे। बिरला ग्रुप में दुनिया भर के होंगे, लेकिन कुमार मंगलम बिरला जाएंगे। विप्रो ग्रुप में दुनिया भर के लोग, आजिम हसन प्रेम जी जाएंगे। तो कहा कि जब रिसीव करने आप जाएंगे बेस्ट लेबर लॉ कंप्लायंसेस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो बिल भी किसके नाम से हो? आप ही के नाम से होना चाहिए। भाई खाना जबरदस्त, वाह क्या पार्टी दी, मौज कर दी मौज। अच्छा, सम्मान आपको मिला, और गालियां किसको पड़े? इतना घटिया सा जो खिलाया है वो भी तो उसी को पड़े जो पार्टी दे रहा है। अब इसके बाद बात आती है कि ऑक्यूपायर फैक्ट्री में काम स्टार्ट कर रहा है, खबर कैसे मिले? पड़ोसी से। हमने शुरू कर दिया नया फैक्ट्री, कैसे संदेशा पहुंचेगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर को? लेबर लॉ के तहत जो आपके कंप्लायंसेस को कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उनको कैसे पता चलेगा? कहा किसका तो कोई बताएगा तो? हर जगह आप देखे होंगे कि कोई भी चीज हम बनाते हैं तो किसी न किसी रेगुलेटरी बॉडी को इंटीमेट करते हैं। इवन एक कमर्शियल कनेक्शन तक लेते हैं तो अथॉरिटी को बना करके कमर्शियल लेते हैं, या डोमेस्टिक लेकर के कमर्शियल काम कर रहे होते हैं? अगर करते हैं तो डिफॉल्ट है। तो यहां उन्होंने बोला कि ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी, जिस भी दिन आइडिया है कि क्या करना है कोई, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। अब कहा कि सीजनल फैक्ट्री रहा तो कहा सीजनल फैक्ट्री के केस में तो हर सीजन से पहले देना पड़ेगा। कहा भाई ऐसा जाती क्यों? कहा इसीलिए क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आधे 6 महीने तो बंद रहते हैं, पता चला खुलेगा और सारे नट गिरे हुए हैं। पॉसिबल 6 महीने तक बंद था वो। कहा रेगुलर के केस में एक ही बार क्यों बोला? बोला वहां रेगुलर काम चल रहा है, काम बंद कहां हुआ है? तो कहा बंद नहीं हुआ है, वहां पे मेंटेनेंस नहीं रहा। तो कहा जब चल रहा है तो मेंटेनेंस कैसे नहीं? क्योंकि मेंटेनेंस के लिए तो हमने प्रोविजन दिए हुए हैं कि इतने दिन पे ये वाला ऑयलिंग, इतने दिन पे ये वाला नट बदले जाएगा, और इतने दिन पे जो है वो ये मशीन को उठा करके फेंक देना है, नया क्या करना है? लगा लेना है। तो अब ऑक्यूपायर को जो नोटिस देना है वो कितने दिन पे किस केस में देगा, और उस नोटिस में क्या लिखेगा? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, एक बीबी है, कभी मायके जाती कभी यहां रहती है, साला मुझे बहुत तंग करता है, रियल में जो है वो परेशान कर रखा है, ये सब। अब अगर ये नहीं तो इसका मतलब सारा डिटेल प्लांट मशीनरी से लेकर के हर चीज का, क्योंकि अगर आप ये बात लिखेंगे नहीं कि नोटिस में क्या लिखना चाहिए, तो मुझे बताइए सिर्फ वो अच्छी बात लिखेंगे या अपनी कमियों को भी लिखेंगे? नहीं लिखेगा कोई कमी को। अगर आपने कंटेंट नहीं दिया, मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे सर हार्ड वर्किंग, वेरी ओबीडियंट, वेरी कूल, काम। जबकि सच्चाई यह है कि आपका गुस्सा इतना आता है कि आपका बस चले तो टीचर के पेट में तब तक टू फ्रो चाकू मारते रहे जब तक टीचर मर ना जाए या इंटरव्यूअर मर ना जाए। लेकिन क्या ये बात आप बोलेंगे इंटरव्यू में? नहीं बोलेंगे। लेकिन अब लॉ ने बोला है कि जो भी चीज है, अगर कोई मशीन पुराना लगा रहे हो तो भी बताओ, नया प्लांट मशीनरी का कंडीशन बताओ, तो उन्हें बताना पड़ेगा या नहीं? नहीं बताया तो? नहीं बताया तो जो है वो ऑफेंस। तो पहले लॉ बनाएंगे। मैंने क्या बोला? ऑफेंस का क्या डेफिनेशन है? कॉन्ट्रावेनिंग एनी लॉ इज कॉल्ड एनी लॉ बोला ना, तो लॉ तो पहले बनेगा तब। तो इसलिए उन्होंने यहां प्रोविजन किया कि आपको ये बात क्या करनी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी। पहले तो हुआ कि बताइए, इन बातों को बताइए काम शुरू होने से पहले, और उसके बाद जब पार्टी शुरू हो गया, मतलब फैक्ट्री क्या हो गया, तो बारी आएगी कि कौन कौन सा फैसिलिटी, कन्वीनियंस के लिए ये, वेलफेयर के लिए ये, सेफ्टी के लिए ये, वुमेन वर्कर के लिए ये, रामदीन राम खिलावन के बच्चों के लिए ये सारे चीज। तो वो क्या क्या है ये सारे? ये इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे
नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल फैक्ट्रीज एक्ट की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।